बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ह्यूमन स्पाइन, बैक बोन, वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के हवाले से। ये जो सारे नाम मैंने लिए हैं ये एक ही स्ट्रक्चर का नाम है जिसको स्पाइन बोलते हैं। ह्यूमन स्पाइन के हवाले से मैं आपको मुकम्मल गाइड करूंगा कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी बनावट कैसी है और इसका क्या किरदार है इंसान की बॉडी में, इंसान के जिस्म में इसका क्या रोल है। हम इस वीडियो में एक मुकम्मल चीज़ डिस्कस करेंगे, स्पाइन को मुकम्मल कवर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको हर सेक्शन को अलग अलग नहीं बताऊंगा, हर सेक्शन को और हर वर्टिब्रा को अलग अलग से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बनाने का मकसद अपने स्टूडेंट्स को, अपने पेशेंट को और आम लोगों को एजुकेट करना है कि वो इंसानी जिस्म के बारे में जान सके, समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ह्यूमन स्पाइन? रीढ़ की हड्डी, बैक बोन है क्या? रीढ़ की हड्डी, बैक बोन, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि बैक बोन, बैक पोस्टीरियर साइड पे बिल्कुल सेंटर में, ह्यूमन बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक सीरीज ऑफ बोन जो कि सर से लेकर नीचे टेल बोन, जिसको हम टेल बोन कहते हैं, टेल बोन तक, जहाँ से ये लेग स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ तक एक बिल्कुल सेंटर में स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पाइन बोलते हैं। तो स्पाइन बिल्कुल सेंटर में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे इंसानी जिस्म में मौजूद है। अब स्पाइन का फंक्शन क्या है? स्पाइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एक स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और दूसरा स्पाइनल कार्ड से जो नर्व्स निकलती है उनके लिए पैसेज वे भी प्रोवाइड कर रहा है और एक प्रोटेक्टिव वे, पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है ताकि नर्व जो है वो यहाँ से निकल के कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को सप्लाई करे, डिस्टेंट आर्गन को सप्लाई करे। तो एक तो ये हो गया कि वो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और उसको अकोमोडेट कर रहा है। इसके अलावा स्पाइन जो है वो बॉडी को शेप दे रहा है, बॉडी को अपराइट और स्ट्रेट पोजीशन में रखने में हेल्प करता है, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखता है। इसके अलावा स्पाइन के साथ रिब केज अटैच्ड है। रिब केज, जिस तरह ये रिब्स हैं, ये अटैच्ड है और उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं। तो रिब केज और स्पाइन कंबाइन होके उन स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर रिब केज और स्पाइन ना होता तो बॉडी कोलैप्स कर जाती और अंदर जो स्ट्रक्चर है उस पर कंप्रेशन आती। इसके अलावा ये पोस्चर, नॉर्मल पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, जिस तरह मैंने अपराइट पोस्चर को, और डायनामिक पोस्चर को भी मेंटेन कर रहा है। जिस तरह मैं वॉक कर रहा हूँ तो वॉक को अलाउ भी कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने एक लेग को उठा के आगे मूव कर रहा हूँ तो लेग को उठाने से सिर्फ लेग आगे मूव नहीं कर रहा होता बल्कि पूरी बॉडी रोटेट कर रही होती है। स्पाइन में रोटेशंस होती है, ट्विस्टिंग मोशन होती है, जिसकी वजह से मैं वॉक भी कर सकता हूँ। इसी तरह रनिंग या जंपिंग में भी एक रूम प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं जंप करता हूँ तो मैं अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके फिर पुश करके जंप करता हूँ। इसी तरह रनिंग, वॉकिंग, सिट स्टैंड, इन सारी एक्टिविटीज़ को अलाउ करना स्पाइन का उसमें बहुत ही अहम रोल है। इसके अलावा ट्विस्टिंग मोशन या नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स। फंक्शनल मूवमेंट्स क्या है? एक तो एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हैं कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट, मतलब नीचे जाऊं और वापस सीधा ऊपर आऊं। जिस तरह फ्लेक्शन में नीचे जा रहा हूं और वापस मैं ऊपर आ रहा हूं, इसके साथ मैं लेटरल बेंड कर रहा हूं और वापस सीधा हो रहा हूं। तो हमारे जो नॉर्मल फंक्शनल मूवमेंट्स होते हैं वो इस तरह स्ट्रेट नहीं होते, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जाना, वापस ऊपर आना या बिल्कुल लेटरल बेंड करना, ऐसे नहीं होते। कंबाइन मूवमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस साइड से कोई चीज़ लिफ्ट कर रहा हूँ तो मैंने ऐसे अप्रोच करना होता है। अब ऐसे अप्रोच करने में आप देखें तो बॉडी नीचे भी जा रही है, लेटरल बेंड भी हो रही है और रोटेट भी हो रही है। तो ये एक फंक्शनल मूवमेंट है। तो ट्विस्टिंग मोशन, फंक्शनल मूवमेंट अलाउ करना, प्रोवाइड करना, ये भी स्पाइन का काम है। ठीक है। स्पाइन एक इंटायर एक स्ट्रक्चर नहीं है, छोटे छोटे बोन मिल के स्पाइन बनाते हैं ताकि हमारे सारी एक्टिविटीज़ जो है वो आसान हो। मल्टीपल जॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा जॉइंट्स है ताकि हम फंक्शनल मूवमेंट्स जो है उसको एक्यूरेसी के साथ कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर ट्विस्टिंग ना होती, फॉर एग्जांपल अगर स्पाइन सिर्फ एक ही डायरेक्शन मूव करता तो फिर मैं इस साइड से कोई चीज़ लिफ्ट करने के लिए ऐसे लिफ्ट करता। अब मैं उसकी तरफ ट्विस्ट करता हूँ, ठीक है, ऐसे रोटेट करता हूँ
और बेंड करके वो चीज़ लिफ्ट कर रहा हूँ। अगर कंबाइन फंक्शनल मूवमेंट या मल्टी सेगमेंट्स ना होते, एक ही बोन होता, तो बेंडिंग मूवमेंट्स ना होती, फंक्शन डिस्टर्ब होता। अल्लाह ताला ने ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है ताकि हमारी लाइफ इजी हो और हम इजीली अपने टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा स्पाइन जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर की अटैचमेंट भी है, मतलब डिफरेंट मसल्स जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड है। मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो वो हमें मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ तो स्पाइन के साथ कुछ मसल्स अटैच्ड हैं जो हमें मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। अब स्पाइन जो है एक ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिस तरह एक बिल्डिंग की दीवारें बनती है एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, तो स्पाइन भी एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक पड़ा हुआ है। और इसका अमेजिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि हमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। शॉक एब्जॉर्बर कैपेसिटी के लिए दो वर्टेब्रास, जो एक एक बोन को वर्टेब्रास बोलते हैं, दो वर्टेब्रा के दरमियान एक डिस्क होता है जिसको इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं, तो वो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। जब हम रन करें, जब हम जंप करें तो हमें शॉक ना लगे, हमें झटका ना लगे। तो ये स्ट्रक्चर एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप स्पाइन के बारे में समझ गए होंगे। तो अब ये देखते हैं कि स्पाइन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कितने बोन्स हैं, कितने लिगामेंट्स हैं और इसकी वेरिएशन जो है। पहले हम वेरिएशन को डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रॉम इन्फेंसी, चाइल्डहुड से यंग एज तक इसमें क्या वेरिएशंस आती हैं। जब न्यू बोर्न बेबीज़ में, जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बोर्न बेबीज़ में 3 मंथ्स तक स्पाइन जो है वो सी शेप का होता है। ठीक है, आप इस साइड पे देख सकते हैं सी शेप का होता है, बिल्कुल इंटायर ऐसे कर्व होता है। मतलब अगर मैं आपको एडल्ट या यंग एज का स्पाइन दिखाऊं तो आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें एस शेप होगा, एस शेप। इस स्ट्रक्चर को देखें, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, ठीक है, तो ये देखें यहाँ से ये ऐसे आए हुए है, ठीक है, कर्व, ये और ये, ठीक है, एक उल्टा एस बना रहा है, उल्टा एस बना रहा है, मतलब ये सी शेप में नहीं है, ये एस शेप में है, एस शेप में है, लेकिन ये यंग एज में होता है। इन्फेंसी या चिल्ड्रंस में ये इंटायर सी शेप का, मतलब ऐसे झुका हुआ होता है, ऐसे झुका हुआ होता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता, नॉर्मल पोजीशन में नहीं होता, जिस तरह के नॉर्मल पोजीशन में आपको बता रहा हूँ एस शेप में नहीं होता। ठीक है, तो एस शेप में पहले सी शेप में क्यों होता है और फिर एस शेप में क्यों कन्वर्ट होता है? असल में कि न्यू बॉर्न बेबीज़ में सिटिंग नहीं होती, हेड कंट्रोल नहीं होता और वॉक नहीं होता, स्टैंडिंग नहीं होती। तो हेड कंट्रोल कब आता है? हेड कंट्रोल जो है वो 3 to 4 मंथ्स में हेड कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। पैदाइश से, बर्थ से 3 to 4 मंथ में हेड कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। जब हेड कंट्रोल आएगा तो उसका मतलब ये है कि ये एरिया जो है, ये वाला एस का ये वाला शेप जो है ये बनना शुरू हो गया है। ठीक है, ये वाला शेप बनना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद ये वाला शेप पुराना होता है, क्योंकि स्पाइन आगे को झुका हुआ होता है, ये पुराना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती, ये इसी तरह होता है। फिर जब बच्चा 5 to 6 मंथ में या 7 मंथ में, 5 to 6 मंथ में ऑलमोस्ट बैठना शुरू कर देता है, तो उसमें ये वाला पोर्शन जो है ये अंदर की तरफ चला जाता है। जिस तरह सर्वाइकल अंदर की तरफ चला गया, यहाँ पर एक एस का एक पोर्शन बनाया, दूसरा पोर्शन ये, तीसरा पोर्शन ये बना देता है। ठीक है, फिर ये कर्व जो है जब सिटिंग पोजीशन में बच्चा आता है तो ये कर्व पार्शियली बनना शुरू हो जाता है। और ये दोनों कर्व्स 100% डेवलप कब होते हैं? जब बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन और वॉक करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये माइलस्टोन थे कि 12 मंथ तक हमारे इसमें चेंजेस आ रही होती हैं। अब इनिशियली इसमें 33 बोन्स होती हैं, 33 बोन्स। अगर आप इसको काउंट करें तो ये 33 बोन्स होती है। जिस तरह मैं आपको बता दूं, सर्वाइकल स्पाइन में 7 बोन्स होते हैं, थोरेसिक स्पाइन में 12 बोन्स होते हैं, लंबर स्पाइन में 5 बोन्स होते हैं, सैक्रल स्पाइन में 5 बोन्स होते हैं और कॉक्सिक रीजन में 4 बोन्स होते हैं।
तो ये सारे बोन्स जो है वो मिल के 33 बोन्स बनाते हैं। ठीक है, अब 33 बोन्स जो है वो यंग एज में होते हैं, सॉरी चिल्ड्रंस में या यंग एडल्ट्स में। जब एज 20 से एबाव होना शुरू हो जाती है तो इसमें 5 बोन सैक्रम के फ्यूज हो जाते हैं और 4 बोन कॉक्सिक के फ्यूज हो जाते हैं। जब सैक्रल स्पाइन के फ्यूज होंगे तो वो रिजेंबल होगा 1। ठीक है, और इसी तरह जो कॉक्सिक का फ्यूज होगा, फ्यूज एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो वो भी 1 वर्टेब्रा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये टोटल बोन्स जो वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशन में फिर यंग एज में 20 से अबाव 25 एज या 26 में 7 बोन सर्वाइकल स्पाइन के होंगे, 12 बोन जो है वो थोरेसिक स्पाइन के होंगे, लंबर स्पाइन के 5 बोन्स होंगे, सैक्रल स्पाइन 1 बोन और इसी तरह 1 बोन जो है वो कॉक्सिक का होगा। ठीक है, ये चेंजेस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द एज जो है वो ये चेंजेस आ जाती है। अब मैं आपको सेक्शंस बता देता हूँ कि स्पाइन के कितने सेक्शंस हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिस तरह सर्वाइकल स्पाइन कंप्राइज ऑन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, 7 वर्टिब्राज इसमें होते हैं, जो एक बोन को हम वर्टिब्रा बोलते हैं। 7 वर्टिब्रा यहाँ पे है, इसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। सर्वाइकल स्पाइन वो पोर्शन है जो हेड को कंट्रोल कर रहा है, जिसके ऊपर हेड का वेट होता है सिर्फ। ठीक है, ये सर्वाइकल स्पाइन है। इसके बाद 7 वर्टिब्रास को आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। 7 वर्टिब्रा के बाद जो है थोरेसिक स्पाइन स्टार्ट हो जाते हैं। थोरेसिक स्पाइन जो थोरेक्स रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और थोरेक्स रीजन को कवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 12 तक काउंट करें थोरेसिक रीजन। फिर उसके बाद लंबर रीजन 5 वर्टिब्रा, 1 2 3 4 5 लंबर रीजन। फिर सैक्रल जो बेबीज़ में 5 वर्टिब्रास थे, अब यंग एज में एक ही वर्टिब्रा। अगर आप इसको स्ट्रक्चर को ऐसे देखें तो ये आपको एक ही स्ट्रक्चर नज़र आएगा। यहाँ से ऊपर सारे अलग अलग हैं, लेकिन ये आपको एक ही स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसी तरह ये सैक्रल बोन है, ये भी आपको एक ही, जो 4 बोन्स थे पहले, ये भी अब आपको एक ही बोन नज़र आएगा। ठीक है, तो सर्वाइकल स्पाइन, इसको हम कुछ 5 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, सैक्रल स्पाइन और कॉक्सिक स्पाइन। ठीक है, ये 5 सेक्शन है इसके। ठीक है, और स्पाइन जिस तरह मैंने कहा कि इससे नर्व्स निकलती है, तो 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जो है वो इसके लेटरल साइड से निकल के आपके अपर एक्सट्रीमिटी, ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटी को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में या इन्फेंसी में सी शेप का होता है। जब बच्चे के माइलस्टोन्स डेवलप होते हैं, जिस तरह सिटिंग, हेड कंट्रोल, स्टैंडिंग, वॉक, तो उसके साथ साथ इसमें सेकेंडरी कर्व्स आना शुरू हो जाते हैं। प्राइमरी, और ये एक और बात याद आ गई, कर्व्स के बारे में, कुछ प्राइमरी कर्व्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कर्व्स होते हैं। सेकेंडरी कर्व्स वो है जो विद माइलस्टोन डेवलप हो, जिस तरह सिटिंग में मैंने आपको कहा, हेड कंट्रोल में सर्वाइकल स्पाइन, सिटिंग में लंबर स्पाइन डेवलप हुआ है। साइड से देखें, ये वाला सेकेंडरी कर्व है और ये वाला भी सेकेंडरी कर्व है, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुआ है। पहले तो ये एक ही कर्व था जो थोरेसिक स्पाइन का था, सी शेप का कर्व था, और अब ये बाद में डेवलप हुआ है। अच्छा, अब हम नॉर्मल स्पाइन को देखते हैं कि नॉर्मल स्पाइन आपको कैसे दिखेगा, कैसे आपको लगेगा कि ये स्पाइन नॉर्मल है कि नहीं। जब आप पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, मतलब आप पेशेंट को एक्सपोज कर दें उसके बैक साइड से, तो इसको मैं थोड़ा सा करीब लेके चला जाता हूँ, ये ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। ये जब आप पेशेंट को या किसी बंदे को एक्सपोज करके देखेंगे तो ये स्पाइनस प्रोसेसेस आपको एक ही लाइन में नज़र आएंगे, एक ही लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन नज़र आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें कोई भी डेविएशन एबनॉर्मेलिटी को इंडिकेट कर रही है। और जब मैं इसको लेटरल साइड पे मूव करता हूँ ऐसे, तो फिर आपको ये एस शेप नज़र आना चाहिए, स्ट्रेट नहीं नज़र आना चाहिए। कोई भी पोर्शन आपको स्ट्रेट नज़र आएगा तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पर एबनॉर्मेलिटी है।
अब स्ट्रेट क्यों हो सकता है? कुछ लोग जो है वो झुक के बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो कंटिन्यूसली इस पोजीशन में रहते हुए ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेट हो सकता है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ नॉर्मल पोजीशन में, ये नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। अच्छा, तो बैक साइड से जब आप देखेंगे तो आपको स्पाइनस प्रोसेसेस एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी, और जब आप साइड व्यू में देखेंगे तो आपको कर्व्स नज़र आएंगे, ठीक है। जो सेकेंडरी कर्व्स हैं और जो प्राइमरी कर्व्स हैं वो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अब इन कर्व्स को कहते क्या हैं? जो भी सेकेंडरी कर्व होगा जिसकी बाहर की तरफ कनकेविटी होगी, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये जगह अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर की तरफ, जिस तरह ये वाला पोर्शन, फॉर एग्जांपल मेरा मुंह उस तरफ है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है। ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, अंदर उस तरफ है, मतलब बॉडी का फ्रंट वो है, ये बैक है। तो ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ है, तो इसको हम लॉर्डोसिस बोलेंगे। जो कर्व अंदर की तरफ होगा उसको हम लॉर्डोसिस बोलेंगे, या कनकेविटी। कनकेविटी, ये कनकेव कर्व है, कनकेव अंदर की तरफ, तो इसको हम लॉर्डोसिस बोलेंगे। और जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स पोस्टीरियरली, तो इसको हम काइफोसिस बोलते हैं, जो कि प्राइमरी कर्व्स होते हैं। ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी कर्व है जो अंदर की तरफ है, सी शेप है, सॉरी कनकेव है, तो इसको हम लॉर्डोसिस बोलेंगे, और इस एरिया को हम काइफोटिक कर्व बोलेंगे। तो दो काइफोटिक कर्व और दो लॉर्डोटिक कर्व मौजूद होते हैं स्पाइन में, ठीक है जी। अब हम वर्टिब्रल वेरिएशन देखते हैं कि वर्टिब्रा में क्या डिफरेंस है। तो आपको मैंने 5 पोर्शंस बताएं, तो 5 पोर्शन में थोड़ा सा मैं इसको फिर आपके करीब लेके आऊँगा। यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ के वर्टिब्राज में, यहाँ के वर्टिब्राज में, यहाँ के वर्टिब्राज में क्या चेंजेस हैं। इस एरिया के वर्टिब्राज अगर आप देखें तो छोटे छोटे वर्टिब्राज हैं, साइज़ इतना बड़ा नहीं है, इसकी विड्थ इतनी बड़ी नहीं है, छोटे छोटे वर्टिब्राज हैं। छोटे वर्टिब्रा क्यों हैं? क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ हेड का वेट होता है, सर का वेट होता है सिर्फ, जिसकी वजह से इसका साइज़ छोटा होता है, क्योंकि वज़न ज़्यादा नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला उतनी ही बोझ डालता है एक इंसान के ऊपर जितना वो बर्दाश्त कर सके, और हर स्ट्रक्चर में भी यही इम्प्लीमेंट हो रहा है कि सर्वाइकल स्पाइन पे लोड बहुत कम है, सिर्फ हेड का लोड है, तो ये वर्टिब्रा छोटे छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े वर्टिब्रा की ज़रूरत नहीं है, तो ये छोटे छोटे हैं। तो जितना नीचे आते जाएंगे उतना ही वर्टिब्रा का साइज़ मोटा होता जाएगा, क्योंकि वेट ज़्यादा होता जाएगा। तो पूरा आप नीचे आ जाएं तो ये L5 है, इसको आप देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज़ में लंबर स्पाइन के वर्टिब्राज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी बॉडी का वेट जो है वो पड़ रहा होता है। तो ये वर्टिब्रल वेरिएशंस थी कि वर्टिब्रा सर्वाइकल स्पाइन में सबसे छोटे होते हैं, उस फिर थोरेसिक स्पाइन में उससे बड़े होते हैं, और लंबर स्पाइन में उससे भी बड़े होते हैं। और यही वो पोर्शन है लंबर स्पाइन तक जो हमें मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सैक्रल स्पाइन और कॉक्सिस स्पाइन ज़्यादातर स्टेबलाइजेशन है, उसमें इतनी ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है, लेकिन अदर इंटायर स्पाइन जो है उसमें मोबिलिटी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि मूवमेंट के हवाले से कि मूवमेंट कहाँ पर किस पोर्शन में ज़्यादा होती है। तो स्पाइन में जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें मूवमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक स्पाइन, ठीक है। अब थोरेसिक स्पाइन में मूवमेंट क्यों कम है? लंबर स्पाइन में मूवमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थोरेसिक स्पाइन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट सर्वाइकल स्पाइन में है, उसके बाद लंबर स्पाइन में है, और सबसे कम मूवमेंट थोरेसिक स्पाइन में है। हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि मूवमेंट्स जो है वो यहाँ पर क्यों कम मूवमेंट्स हो रही है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिब्स की अटैचमेंट है, ये इंटायर रिब्स इस पिक्चर में देखें, रिब्स की अटैचमेंट है यहाँ पर, तो उसकी वजह से इसकी मूवमेंट जो है वो कम है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं जिसमें मोबिलिटी इस एरिया पे कम है। हालांकि अलाउ हर डायरेक्शन में हो रही है, हर डायरेक्शन में आप बेंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर डायरेक्शन में। लेकिन उसके कम्बिनेशन में आप ये इस शॉर्ट वीडियो में भी देखें तो आपको नज़र आएगा कि थोरेसिक स्पाइन जो है उसने थोरेक्स ने जो रिब्स हैं उसने आपके इस इंटायर
थोरेसिक वर्टिब्रा को होल्ड किया हुआ है। उसने इसलिए होल्ड किया हुआ है कि यहाँ पर जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं उसमें उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती। अच्छा, अब मैं आपको जो इसके टिपिकल वर्टिब्रा के कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। तो एक वर्टिब्रा जो टिपिकल है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप इस वर्टिब्रा को देखें, थोड़ा सा मैं करीब लेके आऊँगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस एक वर्टिब्रा को ले लेते हैं। ये जो पोर्शन मैंने होल्ड किया हुआ है इसको कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये स्पाइनस प्रोसेस है। आप इसमें भी देख सकते हैं, मैंने इसको इस वर्टिब्रा को बिल्कुल अलग इस इमेज में देख सकते हैं, स्पाइनस प्रोसेस। और इसके दोनों लेटरल साइड पे लेटरल प्रोसेसेस होते हैं जिसको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं। अब स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस का क्या काम है, ये मसल अटैचमेंट या लिगामेंट अटैचमेंट जो है अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है इसी वर्टिब्रा का जो ये वाला पोर्शन है इसको कहते हैं वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है। ये वर्टिब्रल बॉडी है जो कि मैक्सिमम वर्टिब्रा का एरिया होता है और इसके ऊपर पूरे लोड को ये बेयर कर रहा होता है, ठीक है। ये वर्टिब्रल बॉडी है और दो वर्टिब्रा के दरमियान में जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क या शॉक एब्जॉर्बर जो मैंने आपको कहा है वो है, ठीक है। कुशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बर कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब इंटरवर्टिब्रल दो सेगमेंट्स के दरमियान जो जॉइंट्स होते हैं वो कौन कौन से जॉइंट्स हैं। टोटल 3 जॉइंट्स जो है वो 2 सेगमेंट्स के दरमियान होते हैं। 2 फेसेट जॉइंट हर वर्टिब्रा में ऊपर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे बेंड कर देता हूँ, तो ये जो आपको 2 प्रोजेक्शंस नज़र आ रही है, 2 प्रोजेक्शन, इसको फेसेट जॉइंट बोलते हैं। ये 2 ऊपर होंगे और 2 नीचे होंगे। ये 2 नीचे हैं जहाँ पर मैंने अपनी फिंगर्स रखी हुई है, और ये 2 ऊपर है। 2 ऊपर वाले एबाव वर्टिब्रा के साथ अटैच्ड है और 2 नीचे वाले बिलो वर्टिब्रा के एबाव फेसेट के साथ अटैच्ड है, तो ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये फेसेट जॉइंट था। फेसेट थे जिसको एपोफिसिस भी बोलते हैं और ज़ैगोफिजियल जॉइंट, इस जॉइंट को ज़ैगोपोफिजियल जॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जॉइंट्स जो है ये वर्टिब्रा के दरमियान कनेक्शन है। 2 वर्टिब्रा को थ्रू कैप्सूल और थ्रू लिगामेंट आपस में कनेक्ट रखते हैं। और एक जॉइंट 2 वर्टिब्रा के दरमियान, ये 2 जॉइंट हो गए। तीसरा जॉइंट जो है वो इंटर बॉडी, 2 बॉडी के दरमियान जॉइंट है, इसको इंटर बॉडी जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो 3 जॉइंट्स हमने 2 वर्टिब्रा के दरमियान कनेक्शन मैंने आपको बताया। 2 फेसेट जॉइंट इस इमेज में देखें, 2 फेसेट जॉइंट, एक इंटर बॉडी जॉइंट, ठीक है। तो 3 जॉइंट जो है वो कनेक्शन है बिटवीन द 2 वर्टिब्रास थ्रू कैप्सूल एंड लिगामेंट्स। अब इन जॉइंट्स का फंक्शन क्या है, देखें। फेसेट जॉइंट, जिस तरह आपको स्मॉल फेसेट जॉइंट नज़र आ रहे हैं, स्मॉल फेसेट जॉइंट, ठीक है, छोटे छोटे फेसेट जॉइंट्स होते हैं हर पोर्शन पे। ये फेसेट जॉइंट, ये छोटे छोटे फेसेट जॉइंट्स हैं। इनका काम क्या है, इनका, क्योंकि ये छोटे हैं तो लोड बेयरिंग काम इनका बहुत कम है। इनका ज़्यादातर काम क्या है, मूवमेंट के अलाउ करना। ये उस डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हमें चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि थोरेसिक स्पाइन में मूवमेंट कम है, तो ये अलाउ ही कम करेगा। लंबर स्पाइन में मूवमेंट जिस डायरेक्शन में ज़्यादा चाहिए उस डायरेक्शन में ज़्यादा है, जिस डायरेक्शन में कम चाहिए उस डायरेक्शन में कम है। हम इंशाल्लाह लंबर स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन की मूवमेंट्स और इसकी वर्टिब्रा वेरिएशन को नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसमें क्या क्या वेरिएशंस है, फेसेट जॉइंट की ओरिएंटेशन कैसी है, वो डिटेल में हम देखेंगे। अच्छा, तो इसका काम जो है, फेसेट जॉइंट का काम क्या है, वो सिर्फ मूवमेंट अलाउ करना, वो लोड बेयरिंग नहीं है। अगर मूवमेंट अलाउ कर रहा है तो थोड़ा बहुत वेट पड़ भी रहा है तो 20% लोड बेयर करेगा, बाकी 80% जो है वो इस मैसिव स्ट्रक्चर, इस मैसिव बोन के ऊपर पड़ेगा। तो ये इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और थिकनेस भी ज़्यादा है। सरफेस एरिया और थिकनेस भी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा लोड को बेयर कर रहा है। 80% लोड यहाँ पे पड़ता है और 20% लोड यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, जो इसके फेसेट जॉइंट है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन कब आएगी, कब एबनॉर्मेलिटी होगी, जब हमारा पोस्चर डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पोस्चर डिस्टर्ब हो जाए
तो यहाँ से पूरा लोड ट्रांसफ़र हो जाएगा, 100% लोड ट्रांसफ़र होगा इंटरवर्टेबल डिस्क के ऊपर। ठीक है, अब इंटरवर्टेबल डिस्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया 100%। अब और झुके तो इंटरवर्टेबल डिस्क के एक पोर्शन के ऊपर ज़्यादा लोड ट्रांसफ़र होगा, और इसमें चांसेस ये है कि इंटरवर्टेबल डिस्क पोस्टीरियर लेटरल हर्निएशन में चला जाए। जिस तरह आपको ये रेड कलर का नज़र आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्क पोस्टीरियर हर्निएशन में है। ठीक है, तो ये लोड जितना आगे ट्रांसफ़र होगा उतना ही जो सेंटर में इंटरवर्टेबल डिस्क के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, उसी कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। तो इंटरवर्टेबल डिस्क के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है, पानी होता है, तो एक गुब्बारेनुमा स्ट्रक्चर है। इंटीरियर साइड पे प्रेशर पड़ेगा तो वो पीछे की तरफ निकलेगा, तो हर्निएशन के चांसेस है, जिससे शियाटिका या नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ सकता है, और पूरा लेग पेन, जहाँ तक वो नर्व जारी होगी वहाँ तक लेग पेन हो सकता है। तो ये मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया कि कौन कौन से जॉइंट्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लिगामेंट ऑफ द स्पाइन। तो कौन से मेजर लिगामेंट्स हैं जो आपके स्पाइन को बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, हर बोन को एक दूसरे के ऊपर होल्ड करके रखता है, और बोन को दूसरे बोन के रिलेशन में आगे या लेटरल साइड पे या रोटेशन में इधर उधर जाने नहीं देता। जिस तरह दीवार के ऊपर सीमेंट लगा देते हैं, तो वही सीमेंट वाला काम ये कर रहा है। तो कौन कौन से लिगामेंट्स हैं? मेजर लिगामेंट्स में आपको बताऊंगा। कुछ लिगामेंट्स हैं जिस तरह की ये इंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। इंटीरियर साइड पे एक लिगामेंट बिल्कुल जहाँ पे मैं ये फिंगर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे होता है, इसको इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टेब्रल बॉडी जो है इसके बिल्कुल इंटीरियर साइड पे एक लिगामेंट C2 से लेकर C2 वर्टिब्रा से सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से सैक्रल स्पाइन तक एक ही लिगामेंट होता है, जिसको इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बोलते हैं। इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के दो फाइबर्स हैं, एक सुपरफिशियल और एक डीप फाइबर। डीप फाइबर्स जो होते हैं वो इंटरवर्टेब्रल डिस्क के एनुलस फाइब्रोसिस, इस पिक्चर में देखें आपको डिटेल में पता चलेगा इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और उसकी अटैचमेंट विद इंटरवर्टेब्रल डिस्क के साथ उसका डीप लेयर अटैच्ड है, ताकि वो एक डिस्क को दूसरे डिस्क के साथ कनेक्ट रखें, कनेक्शन, और स्पाइन को इसी पोजीशन में होल्ड करें। ठीक है, और ये लिगामेंट जो है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है, ये लॉर्डोसिस एरिया में, जो लॉर्डोसिस एरिया हमने डिस्कस किया था, ये वाला और ये वाले एरियाज़ में जहाँ पर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिवेलप होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, तो कुदरत का निज़ाम है, जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे लिगामेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा टफ होंगे, टाइट होंगे, ताकि वर्टिब्रा फोर्सफुली एक दूसरे से अलग ना हो। तो आपको उसके एरिया का पता चला कि इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बिल्कुल वर्टिब्रल बॉडी के फ्रंट साइड पे, वर्टिब्रल बॉडी के इंटीरियर साइड पे है। अब पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा से सैक्रल स्पाइन तक है। अच्छा, ये होता कहाँ पे है, इसको हम यहाँ पर पीछे से देखेंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मूव कर देता हूँ। ये देखें, ये जो आपको लोहे की राड नज़र आ रही है, इस राड को आप कंसिडर करें कि ये जिस फोरामिना में से गया है वहाँ पर स्पाइनल कार्ड होता है, और इस रॉड के इंटीरियर साइड पे, ये इंटीरियर साइड है ना, इस रॉड के आगे वाली साइड पे जिस तरह इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था, इसी तरह इस वर्टिब्रल बॉडी के पीछे वाली साइड पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट भी जहाँ पर लॉर्डोसिस है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि डिस्क जो है वो पीछे की तरफ मूव ना करे। जहाँ पर ये वीक होगा, ये डिस्क पीछे की तरफ मूव करेगा, तो ये इसको रप्चर करके स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस कर सकता है। तो स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, ताकि डिस्क पीछे की तरफ ना आए। डिस्क अगर पीछे की तरफ आएगा तो ये स्पाइनल कार्ड को कंप्रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि इस मोमेंट में मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं फ्लेक्शन में जाता हूँ, जब मैं फ्लेक्शन में ऐसे जाता हूँ, ठीक है, तो फ्लेक्शन में आगे वाले साइड पे डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ये गुब्बारे के एक साइड पे प्रेशर पड़ा तो सारा पानी फ्लूइड पीछे की तरफ आएगा।
जब पीछे की तरफ आएगा तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के आउटर पोर्शन है, जो एनुलस फाइब्रोसिस है, उसको वो रप्चर करके पीछे स्पाइनल कार्ड जो ये रॉड की शेप में है तो इसके ऊपर प्रेस कर सकता है, या लेटरल साइड पे ये जो नर्व्स निकली हुई हैं तो ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन डाल सकता है। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसके आगे साइड पे एक लिगामेंट होता है जिसको हम पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट बोलते हैं, और ये वेल डेवलप होता है लॉर्डोटिक एरिया में, जहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पर ये मौजूद होगा। अच्छा, इसके बाद जो लिगामेंट है उसको लिगामेंटम फ्लेमम बोलते हैं। लिगामेंटम फ्लेमम कहाँ पे होते हैं? जो लेमिना है ऑफ द वर्टिब्रा। लेमिना कहाँ पे होता है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा मैं करीब लेके आऊँ, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन जो है ये लेमिना है, ये वाला पोर्शन लेमिना है और ये वाला पोर्शन लेमिना है। ठीक है, ये सारा लेमिना पे मैं हाथ मूव कर रहा हूँ, फिंगर मूव कर रहा हूँ। तो एक लेमिना को दूसरे लेमिना के साथ जो लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है उसको लिगामेंटम फ्लेमम बोलते हैं। इस साइड पे भी होता है, इस साइड पे भी होता है। तो इंटायर स्पाइन के एक साइड पे दूसरी साइड पे एक लिगामेंट होता है जिसको लिगामेंटम फ्लेमम बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिगामेंटम फ्लेमम तीसरा लिगामेंट था, ये भी वेल डेवलप होगा लॉर्डोसिस एरिया में। ठीक है, तो अब जो इसके बाद चौथा लिगामेंट है उसको हम कहते हैं इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, एक ट्रांसवर्स प्रोसेस को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे इंटायर एक ट्रांसवर्स प्रोसेस को दूसरे ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ कनेक्ट करता है जिसको इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट बोलते हैं, और वो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे होगा। ठीक है, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट। फिर इसके बाद इंटर स्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट हमने डिस्कस कर लिया, ये फोर्थ लिगामेंट था। अब फिफ्थ लिगामेंट जो है वो एक स्पाइनस प्रोसेस को दूसरे स्पाइनस प्रोसेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, इंटर स्पाइनस लिगामेंट। लेटरल साइड से देखें, ये वाला पोर्शन इस साइड को इस साइड के साथ कनेक्ट करेगा, दोनों के दरमियान एक लिगामेंट, सारे स्पाइन के दरमियान एक लिगामेंट होगा जिसको इंटर स्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। एक लिगामेंट और है जिसको हम सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट ये जो टिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस है अलोंग द होल वर्टिब्रल कॉलम मूव कर रहा है टॉप से लेकर एंड तक, उसको हम सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट बोलते हैं। तो ये लिगामेंट थे वर्टिब्रल कॉलम में मेजर लिगामेंट्स थे जो आपके वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो स्पाइनल कार्ड होता है वो इंटायर स्पाइन के न्यूरल फोरामिना में होता है और L1 वर्टिब्रा के लेवल तक होता है। L1 से नीचे स्पाइनल कार्ड नहीं होता। स्पाइनल कार्ड L1 तक होता है और इससे नीचे एक हॉर्स टेल एक स्ट्रक्चर होता है जो स्पाइनल कार्ड से नर्व्स निकल के, सिर्फ नर्व्स होते हैं, नर्व्स का गुच्छा होता है नीचे जो रिजेंबल करता है हॉर्स टेल की तरह। ठीक है, हॉर्स टेल के साथ रिजेंबल करता है। तो यहाँ से नीचे उसको कॉर्डा इक्वाइना बोलते हैं, जो हॉर्स टेल, कॉर्डा इक्वाइना मीन हॉर्स टेल। ठीक है, तो L1 तक स्पाइनल कार्ड और L1 से नीचे कॉर्डा इक्वाइना सिर्फ नर्व्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप स्पाइन के हवाले से मुकम्मल समझ गए होंगे, और मैंने कोशिश की है कि सारे एरिया, सारे स्पाइन को मैं कवर कर सकूं, लेकिन हर सेक्शन की एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, फंक्शन हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि सर्वाइकल स्पाइन का क्या फंक्शन है, थोरेसिक स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या है, फेसेट जॉइंट में जो ओरिएंटेशन है, जो उसमें डिफरेंसेस हैं, स्पाइनस प्रोसेस में जो डिफरेंसेस हैं, और इसी तरह से वर्टिब्रा वेरिएशंस जो हैं, टिपिकल एटिपिकल वर्टिब्रास, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम डीपली डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के हवाले से, स्पाइन के हवाले से, आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। इन वीडियोस के हवाले से कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में मेंशन करें, या मुझे पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई और स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाऊं, किसी और प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो वो भी लाजमी मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।